So the next topic is types of sources and historical construction. तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज में हमको ये देखना है कि कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो और हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन का इन सोर्सेज से क्या लिंक है, तो इसमें हमको ये सारी चीजें देखनी है जिसमें हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। तो पहले मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, देन वी विल गो टू द पीपीटीज। हाँ, तो एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन का, वो है मटेरियल रिमेन्स। तो मटेरियल रिमेन्स मतलब क्या? व्हाट आर मटेरियल थिंग्स? मटेरियल थिंग्स आर ऑल द दोज थिंग्स विच आर टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, और जो सारी चीजें हमको दिखती है, जैसे मंदिर, पुराने मंदिर हो गए, पुराने किले हो गए, ठीक है। फिर उसके अलावा उसके जो बाकी के ये मिलते हैं, यानी किस टाइप का कि ये इक्विपमेंट लोगों ने यूज किए होंगे, किस टाइप के हथियार यूज किए होंगे, और बर्तन कौन से टाइप के थे, पॉटरीज, ये सारी चीजें मटेरियल रिमेन्स में आती है। तो इनका इनकी स्टडी से हमको पता लगता है कि उस समय की लाइफ कैसी रही होगी, उस समय टेक्नोलॉजी की क्या लेवल रही होगी, ओके। और वो कितने मिले उससे भी पता लगता है कि वो किस प्रमाण में वो सिविलाइजेशन, वो जो सभ्यता थी, वो उसका किस किस प्रमाण में वो एस्टेब्लिश थी। तो अब ये जो मटेरियल रिमेन्स होते हैं, इनके एक्सकेवेशन के कुछ तरीके होते हैं, और ये जो होता है, ये पता कैसे लगता है? माउंड से, ठीक है। सो माउंड, व्हाट इज अ माउंड? माउंड इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशंस। तो उसमें सिंगल कल्चर माउंड हो सकते हैं, यानी जिस पूरे इसमें एक ही टाइप का ये कल्चर एक पर्टिकुलर जगह पे मिला होगा, और कई मल्टी कल्चर माउंड्स होते हैं जहां पर तुम डिगिंग करते जाओगे तो तुमको अलग अलग कल्चर्स मिलते जाएंगे, ओके। फिर इसमें एक्सकेवेशन के तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होता है, एक वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है। वर्टिकल एक्सकेवेशन में वो लेंथ वाइज डिगिंग होती है, मतलब उसका पीरियड वाइज सीक्वेंस यू हैव टू अनअर्थ। देन हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन में एक पूरे होल पार्ट को एक साथ डिग किया जाता है, और तुमको जैसे हड़प्पा का ये किया था, तो एक ही जगह पे तुमने बहुत सारे काफी बड़े एरिया में डिगिंग की और पूरी पूरी सिटी निकाल के खड़ी की। इट इज लाइक दैट, ओके। तो ये कुछ दो टाइप के तो तुम्हारे एक्सकेवेशंस हो गए। और फिर ये एक्सकेवेशंस में जो मेन चीजें मिलती है वो पॉटरीज होती है, उसमें टाइप ऑफ सीरियल्स, यानी कुछ फूड ग्रेन्स के अवशेष मिलते हैं। एक्चुअली फूड ग्रेन्स जो है वो तो कभी ना कभी लिविंग होंगे, तो उसकी वजह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको एक ये देता है, क्लू देता है कि वो कितना पुराना है, क्योंकि उसकी हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वहां पर तुमको जानवरों के और ह्यूमन बींग्स के स्केलेटन्स भी मिले, अगर उनके कंकाल अगर मिलते हैं, तो उसकी भी हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग मैंने इंट्रोडक्शन में ब्रीफली बोला था, वो एक कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है नॉर्मल कार्बन का, ठीक है। तो व्हाट इज एन आइसोटोप? आइसोटोप इज ऑफ एनी एलिमेंट is something that has a different mass but the atomic number is same, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका नॉर्मल मास 12 होता है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन उसका जो एक आइसोटोप होता है कार्बन 14, तो उसका मास ज्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, ओके। लेकिन वो है कार्बन ही, लेकिन वो एक कार्बन का आइसोटोप है। तो अब ये ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये होने की वजह से वो इट इज सब्जेक्ट टू डीके, विच इज कॉल्ड अ रेडियो एक्टिव डीके, ओके। तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, इसकी इसमें इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रेडियो एक्टिव डीके में कोई भी एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होता है उसका एक हाफ लाइफ होता है, और वो रेडिएशंस एक पर्टिकुलर पीरियड में उसकी हाफ, मतलब उसके हाफ हो जाता है और फिर हाफ होता है। इट नेवर बिकम जीरो, इट कीप्स ऑन गोइंग हाफ। तो हमको अगर वो आज मिलता है तो हमको हम उसको डेट बैक कर सकते हैं
कि वो ओरिजिनली कब होगा. ओके, दिस इज हाउ दिस बाय दिस मेथड ओनली वी नो द एज ऑफ डायनासोर्स, क्योंकि डायनासोर्स जो थे वो 60 मिलियन ईयर्स पहले थे. 60 मिलियन ईयर्स यानी 6 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करते थे. तो अब इतनी पुरानी कोई चीज़ है, हमको कैसे प्रिसाइसली पता है कि वो इसी पर्टिकुलर पीरियड में रहे होंगे. तो वो इसी से पता लगता है. ऑलराइट. तो कार्बन ये जो होता है जब कोई व्हेन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, तो ये जो कार्बन 14 डीके है ये न्यूट्रलाइज होता रहता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर एंड फूड. ठीक है, हम हमेशा वो एमिट करते रहते हैं, लेकिन हम एयर और फूड इनटेक भी करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कार्बन 14 का. लेकिन वंस एन ऑर्गेनिज्म डाइज, चाहे वो कोई भी जानवर हो, ट्री हो या कुछ भी हो, तो वो कार्बन, अब वो फूड और एयर तो इनटेक कर नहीं रहा, तो नाउ इट्स डीके स्टार्ट्स, और वो डीके कंटिन्यूसली होता रहता है. तो ऐसे कार्बन का जो 14 का जो हाफ लाइफ है वो 5568 ईयर्स है, 5568 ईयर्स. और वो उसका हाफ होता है, इतने साल बाद वो हाफ हो जाएगा. फिर अनादर 5568 ईयर्स के बाद फिर और हाफ होगा. सपोज हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं 1 kg है. अब 1 kg तो होता नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ. तो 1 kg कार्बन 14 अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो वो 5568 ईयर्स के बाद वो हाफ हो जाएगा, यानी वो आधा किलो रह जाएगा. फिर अनादर 5568 ईयर्स के बाद वो और आधा हो जाएगा. ऐसे वो हाफ 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 होता रहेगा. एंड बाय दैट कैलकुलेशन, बाय रिवर्स कैलकुलेटिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द एज. ठीक है, तो ऐसी पोलन, वही यही चीज हम इसको फूड ग्रेन्स के साथ भी कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड पोलन एनालिसिस. दैट्स नॉट पोलन एनालिसिस, दैट इज फूड ग्रेन्स का एनालिसिस. लेकिन जो पोलन है, प्लांट रेसिड्यूज वगैरह जो रहते हैं, उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट कि ये कितना पुराना है. ओके, देन अनदर सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन इज coins. Now the study of coins is called numismatics. Okay, study of coins is called numismatic. So ancient Indian currency was not issued in the form of paper. You must know that. पेपर करेंसी तो ये मॉडर्न टाइम्स में चलती है, वरना पहले हमेशा मेटेलिक कॉइन्स ही यूज होते थे. तो अब अलग अलग इराज में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइप के कॉइन्स यूज किए. तो उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, इन सब के कॉइन्स के अवशेष मिले. तो इससे हमको पता लगता है कि किस टाइप के की इकोनॉमी रही होगी. अगर किसी ईरा में गोल्ड कॉइन्स इशू हुए तो इसका मतलब वो प्रॉस्परस ईरा होगा. ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज पता लगती है कॉइन्स की वजह से कि उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के ट्रेडिंग रिलेशंस किसके साथ थे. सपोज अगर एंशिएंट इंडियन टाइम में हमको रोमन कॉइन्स मिलते, तो ये पता लगता है कि रोमन एम्पायर के साथ कुछ ना कुछ ट्रेडिंग रिलेशंस रहे होंगे, वरना व्हाई शुड रोमन कॉइन्स एग्जिस्ट. रोमन एम्पायर यूरोप में था, व्हाई शुड दे एग्जिस्ट इन इंडिया. ठीक है, और वो ऐसी जगहों पर मिले हैं जो जिसको हम डेटिंग कर चुके हैं कि ये इतने साल, 2000 साल पुरानी जगह. तो वहां अगर मिले तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय के कॉइन्स है, और उस समय यहाँ पर ट्रेडिंग भी होती थी. ओके, तो रोमन एम्पायर के कॉइन्स इंडिया के कई जगहों पर मिले. ठीक है, फिर अब कई टाइप के कॉइन्स ऐसे भी मिले जो अभी तक कैटलॉग नहीं हुए. कैटलॉग नहीं हुआ मतलब जिसका अभी तक पता नहीं चला है कि वो किसने इशू किए थे और कब हुए थे. सो एक्चुअली इट इज वेरी, सम थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर इन्वॉल्व, और अब उसके लिंकेजेस नहीं मिले होंगे. ठीक है, अब जैसे इन कॉइन्स से ही हमको ये पता लगा है कि फॉर द फर्स्ट पीपल टू इशू कॉइन्स इन इंडिया वर द कुशन्स, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर यूज्ड इन द गुप्ता एज. तो कुशन्स कब थे? 1st century एडी में. गुप्तास थे 4th century एडी. तो इससे पता लगता है कि दे वर सब्सटेंशियली प्रॉस्परस एम्पायर्स. फिर अनदर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन इज द इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस दो टाइप के होते हैं. इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि जो रॉक एडिक्ट्स और मेटल्स पे, मेटालिक प्लेट्स पे या वुडन प्लेट्स पे जो चीज़ें लिखी रहती है उनको स्टडी करना, उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, और उनको स्टडी करने को बोलते हैं एपिग्राफी.
सिमिलरली पैलियोग्राफी इज ऑल्सो देयर, जिसमें ओल्ड इंस्क्रिप्शंस और इसको स्टडी करते हैं। एपिग्राफी में रॉक एडिक्ट्स वगैरह को स्टडी किया जाता है, ठीक है। नाउ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो थी इंडिया में वो कॉपर प्लेट्स और स्टोन वगैरह पे डाली गई थी। एंड वो टेम्पल की वॉल्स पे, किलों के दरवाजों पे, ये सारी जो चीजें, इनकी स्टडी, इनफैक्ट ये सारी जो कई राइटिंग्स थी और ये सब भी पुरानी, तो इंडियंस को प्रेजेंट डे में पता भी नहीं थी 18-19 सेंचुरी में क्या थी। इसको पूरा का पूरा डिसाइफर किया गया। डिसाइफर करने की प्रोसेस जो है वो एक्चुअली ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने और बाकी के यूरोप वगैरह से जो स्कॉलर्स इंडिया में आए थे उन्होंने शुरू की थी, ठीक है। तो अब मेजॉरिटी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर प्लेस्ड एट द चीफ एपिग्राफिस्ट ऑफिस एट मैसूर, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज इन द 3rd century BC, एंड संस्कृत वाज अडॉप्टेड एज एन एपिग्राफिक मीडियम इन द 2nd century AD। तो 2nd century AD ऑनवर्ड संस्कृत का यूज ज्यादा बढ़ा। तो यू कैन से दैट इन द गुप्ता ईरा संस्कृत started to be used, but during the time of Buddha प्राकृत लैंग्वेज थी, और along with Pali it is called Pali Prakrit। तो पाली प्राकृत लैंग्वेज जो है ये कॉमन मैन्स लैंग्वेज थी। एंड व्हाई बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर इन इंडिया वाज बिकॉज ऑफ इट वाज द मैसेज वाज प्रोपोगेटेड इन अ कॉमन मैन्स लैंग्वेज, एंड दैट इज व्हाई बुद्धा संस्कृत के श्लोक पढ़ पढ़ के लोगों को बोर नहीं करते थे। वो एक कॉमन मैन को जो समझ आए उस मैसेज में, इवन महावीर भी कॉमन मैन को जो समझ आए उस भाषा में मैसेज देते थे और बहुत सिंपल चीजें बताते थे। सो इट वाज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ लिविंग। सो बुद्धिज्म इज आल्सो अ वे ऑफ लिविंग ओनली। बुद्धिज्म कोई में उसमें कोई वो बुद्धा ये नहीं बोलते थे कि ये वाले रिचुअल्स करने हैं, ये मीनिंगलेस रिचुअल्स, और इनके अगेंस्ट ही तो बुद्धिज्म और जैनिज्म खड़े हुए थे। तो इसमें कोई ये नहीं था। बेसिकली हाउ यू शुड लीड अ प्रैक्टिकल लाइफ एंड हाउ यू शुड लीड अ वर्चुअस लाइफ, ये सारा मैसेज उसमें होता था, और वो भी कॉमन आदमी के भाषा में। एंड दैट इज द रीजन वो बहुत पॉपुलर हुआ। और नॉट ओनली ये कॉमन लोगों में पॉपुलर था, ये बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सम्राट अशोक। ओके देन ये जो है ऐसे 50,000 अराउंड इंस्क्रिप्शंस राइट नाउ हमारे पास है जिनको स्टडी किया गया। अब इसमें एक हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है जो मैंने पहले भी बताया था, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में है, यानी वो कोई लिपि नहीं है, एस्टैब्लिश लिपि नहीं है। तो इसलिए अभी तक पता नहीं चला है कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, यानी कैसा है। इट इज येट टू बी डिसाइफर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जैसे उस ईरा के जो बाकी के इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे चाइना के या इजिप्ट के, मेसोपोटामिया के, उनका तो उनको डिसाइफर कर लिया गया है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया है। वो हो नहीं पाया है। और अभी तक सिर्फ इतना ही पता लगा है कि वो बोस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट में लिखी गई है, यानी उसमें एक लाइन लेफ्ट टू राइट चलती है और उसकी नेक्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट चलती है। सो ये जो अगर इसको हम इन फ्यूचर फिर से पूरा डिसाइफर कर ले तो उस सभ्यता के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां हमको मिल सकती है। तो फिलहाल तो नहीं हुआ है वो। ओके देन अनदर इज द ये बेसिकली अशोकन इंस्क्रिप्शन जिस भाषा में लिखे जाते थे उसको ब्रह्मी स्क्रिप्ट बोलते थे। एंड वो लेफ्ट टू राइट चलती है। और एक खरोष्टी स्क्रिप्ट होती है जो राइट टू लेफ्ट चलती है, यानी जैसे उर्दू फारसी और ये सारी जो भाषा स्क्रिप्ट होती है अरबिक, वो राइट टू लेफ्ट चलती है। यानी जैसे नॉर्मल जो किताब होती है जैसे खुलती है अपनी, उसके एग्जैक्टली समझ लो कि किताब उल्टी रखी है तो वो वहां से खुलती है, अरेबिक की या उर्दू की, ठीक है। फिर ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट वर आल्सो देयर, ठीक है, दे वर आल्सो एम्प्लॉयड इन राइटिंग अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ओके अब ये जो अगर आपने कुतुब मीनार देखा होगा तो वहां पे एक स्तंभ है जिसको अशोक स्तंभ बोलते हैं, और वो वहां पर लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने उसको लाया था। एक्चुअली ऐसे दो मिले थे, एक मेरठ में और एक टोपरा में, हरियाणा में ये जगह है। तो उसको
फिरोज शाह तुगलक ने वहां पर लाके इंस्टॉल किया था और उस समय उसने बहुत सारे पंडितों को, मौलवियों को उस काम पे लगाया था कि उस पे जो भी लिखा है उसको इंटरप्रेट करो, लेकिन उस जमाने में वो कोई नहीं कर पाया था। फिरोज शाह तुगलक एग्जिस्टेड इन द 14th सेंचुरी फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी, तो उसको कोई नहीं कर पाया। इट वाज ओनली इन 1837 दैट जेम्स प्रिंसेप करके एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सर्वेंट था, उसने उसको फाइनली डिसाइफर किया। और फिर उसमें भी यही पता लगा कि वो बेसिकली एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है, और वो द पिलर डेट्स बैक टू अशोकास टाइम। लेकिन उसके साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज अभी भी इन्वॉल्व है कि यानी उस लेवल का जो पिलर है जो आज तक कोरोड नहीं हुआ, पहली बात तो उसमें एक हाई हाई लेवल की मेटलर्जी इन्वॉल्व है। और दूसरा, वो वो फाउंड्री कौन सी थी जहां पे वो बनाया गया, जिस जहां उसको कास्ट किया गया, क्योंकि वैसी फाउंड्रीज यूरोप में भी 20th सेंचुरी में आई। तो वो इतने पुराने 2000 साल पहले, दो भी नहीं, 2200 साल पहले, 2200-2300 साल पहले ऐसी कौन सी फाउंड्री थी जहां पे उसको कास्ट किया गया, क्योंकि उस टाइप की फाउंड्रीज नॉर्मल मॉडर्न ईरा में भी 20th सेंचुरी में ही आई। ठीक है, सो द सम मिस्ट्रीज आर आल्सो एसोसिएटेड। ओके, देन फिर ऐसी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में एक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है जो समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड है, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। कॉपर प्लेट्स कई सारी मिली है जिसमें जो तमिल, संस्कृत, तेलुगु इन सब भाषाओं में लिखी है। ठीक है, तो ये तो था इंस्क्रिप्शंस के बारे में। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब एक्चुअली जो किताबें लिखी गई है, किताबें या जो भी लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो भी लिखी गई है, तो अब वो कई अलग अलग फॉर्म्स में हमको मिलती है। तो कुछ बिर्च बार्क पे लिखी होंगी, कुछ पाम लीव्स पे होंगी, कुछ शीप लेदर पे या वुडन टैबलेट्स पे, ये सारी चीजें। अब तुम जैसे पुराने वेदों वगैरह को देखोगे तो वो वुडन टैबलेट्स और इस पे वो वेद इंस्क्राइब थे, वो सब नेशनल आर्काइव में है। ठीक है, तो अब संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये वैसे तो पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मिले, पर ज्यादातर वो साउथ इंडिया और कश्मीर में मिले, कश्मीर, नेपाल और साउथ इंडिया में मिले। तो कश्मीर अगर वैसे देखा जाए तो कश्मीर हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियाज कल्चर। अब वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी वो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, बट अदरवाइज वो इंडियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट रहा है। और स्पेशली इट इज एसोसिएटेड विद ऑल द ऋषि मुनीज एंड कई सारे वेदों की रचना वहाँ पे हुई है। इनफैक्ट वहाँ पे बुद्धिस्ट कश्मीर काउंसिल, कुशन जो कि कनिष्क किंग था कुशन डायनेस्टी का, उसने वहाँ पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी उसने श्रीनगर में कश्मीर में रखी थी, जहाँ पर बुद्धिज्म हैड स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान। तो कश्मीर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियाज हिस्ट्री। एंड वहाँ पर भी कई सारे तुमको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, लिटरेरी सोर्सेज मिले जिनको स्टडी किया गया। और उसके अलावा फिर रामायण और महाभारत अपने जो बेसिक मेन एपिक्स है उनसे बहुत सारी चीजें पता लगती है। अब उनसे ये नहीं पता लगता भी कि हिस्ट्री क्या थी, बिकॉज हिस्ट्री कैसा है दिया, दे आर नॉट हिस्टोरिकल फिगर्स, दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। वो सारा जो है वो उसको इतने हजारों सालों के उसके कंस्ट्रक्शन में वो स्टोरी बन के उभर के आई है, लेकिन उससे बेसिकली स्टेट ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी, द स्टेट ऑफ रिलीजन, पॉलिटी, कई सारी चीजों के बारे में पता लगता है कि ओवर द पीरियड इंडिया में किस कैसा समाज रहा होगा और समाज के जो अभिन्न बाकी के हिस्से हैं। सिमिलरली दूसरे कुछ लिटरेरी सोर्सेज है, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट तो वेद है। ठीक है, वेद ऋग्वेदिक पीरियड में लिखे गए। ऋग्वेदिक पीरियड था 1500 बीसी टू 1000 बीसी। ठीक है, और फिर एक जो लेटर वैदिक फेज था विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 बीसी टू 500 बीसी, उसमें फिर बाकी की चीजों का जो वेदों से एसोसिएटेड बाकी के टेक्स्ट है उनका कंपाइलेशन हुआ। तो उसमें फिर मेनली आते हैं अरण्यक, उपनिषद, तुम्हारा ब्राह्मणाज। ये जो ब्राह्मणाज है ये हम वर्ण की बात नहीं कर रहे, इट इज अ सेपरेट क्लास ऑफ टेक्स्ट। ओके, सो ब्राह्मणाज, उपनिषद, अरण्यक, और फिर अब ऑल गीता। तो गीता बेसिकली ये जो जितने भी सब कुछ है, जितने भी सब टेक्स्ट है उन सब का निचोड़ है। ठीक है, ठीक है, सो द बेस्ट थिंग्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कंपाइल्ड इन द गीता, एंड गीता रिमेन्स द फिलोसॉफिकल एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, जो अनफॉर्चुनेटली किसी को पता नहीं है।
यहाँ पे अभी हिंदुइज्म इज मोर हैज बीन रेलिगेटेड टू वेनरेशन ऑफ गॉड्स, यानी पूजा पाठ आरतियां, वो हिंदुइज्म का एसेंस नहीं है। उसमें जो फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स उसमें लिखी गई है वो सारी गीता में है, और गीता यहाँ किसी को पता नहीं है। कितने हिंदुओं के घर में गीता एक्चुअली होती है, और होती भी है तो कितनों कितने उसको पढ़ते हैं। कम से कम कुरान बाइबल जो जो उनको फॉलो करते हैं वो पढ़ते तो है उसको, बाकी गीता कौन पढ़ता है? ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सारी उसके उसमें वेदों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएटेड है जिनको वेदांग बोलते हैं। दे आर कॉल्ड लिम्स ऑफ वेदास। तो ऐसे 6 वेदांग है जिसमें शिक्षक, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ऐसे 6 उसमें उसके वेदांग है, और इनसे वेदों में एनरिचमेंट हुआ है। ठीक है। फिर अबव ऑल उसमें एक 400 बीसी में पाणिनि करके एक पंडित हुआ करता था जिसने ग्रामर पे, पूरे जो संस्कृत और इसका है उस पर ग्रामर को रिकंस्ट्रक्ट किया। यानी सी एनी लैंग्वेज इज मीनिंगलेस विदाउट अ ग्रामर। नाउ आई एम व्हाट आई एम स्पीकिंग, अगर मान लो उसमें ग्रामर ही नहीं होता तो ये लैंग्वेज का कोई सेंस ही नहीं बनता था। तो ग्रामर होने की वजह से बेसिकली किसी भी भाषा का को एक अस्तित्व मिलता है। तो वो 400 बीसी में इसका कंपाइलेशन हुआ था, लेकिन उस किताब में उसको पाणिनीज अष्टाध्यायी बोलते हैं। अष्टाध्यायी में सिर्फ ग्रामर नहीं है, उस समय की समाज की जो रचना थी उसके बारे में भी विस्तृत उसका एक विस्तृत वर्णन किया गया है, और वो एक हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स उभर के आया है। ठीक है। फिर उसके अलावा जो महाभारत है उसका कंपाइलेशन, अब देखो महाभारत जो है वो अगर हिस्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो पिछले क्लास में भी हमने देखा था उसको 10th सेंचुरी बीसी, सॉरी 1000 बीसी में एक बैटल हुआ था बिटवीन 2 क्लैंस हु आर रिलेटेड। बस इतना इतना हिस्ट्री में पता है। फिर बाकी उससे एसोसिएटेड जितनी भी स्टोरीज है वो सारी मन गढ़ंत है। ऑफ कोर्स दो स्टोरीज हैव मेड महाभारत वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट रिमेन्स अ क्लासिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। यार उसकी वजह से उसमें एक्चुअली यू कैन से एक बेसिक स्टोरी किसी ने लिखी होगी और बाकी का सारा उसमें जो मिर्च मसाला डाला गया है ओवर अ पीरियड, सो इट जो 1000 बीसी से 400 एडी तक का उसका कंपाइलेशन हुआ है। तो अब वो भी अलग अलग स्टेजेस में हुआ है। तो इनिशियली उसमें 8800 वर्सेस थी एंड विच वाज कॉल्ड एज विच वाज नोन एज जया, दैट इज अ कलेक्शन डीलिंग विद द विक्ट्री। ठीक है। फिर आगे उसमें 24,000 वर्सेस आए जिसका नाम पड़ा भारत, और उसके फाइनल कंपाइलेशन में उसमें 1 लाख वर्सेस आए जिसका पूरे जिस पूरे बुक का नाम है महाभारत। ठीक है। और महाभारत का संस्कृत में नाम है शतश्रहश्री संहिता। ठीक है। नाउ अब ये जो बैटल था ये, इसमें अब एक और चीज होती है इसमें, डायडेक्टिक और नैरेटिव ऐसे टेक्स्ट होते हैं। ठीक है। देन रामायण वाज कंपोज्ड in stages. Now initially Ramayana was written by Valmiki. Now the original Ramayana which was written by Valmiki uh, was basically a story. तो उसमें राम वॉज अ किंग। ठीक है। और वो एक डायनेस्टी है रघुकुल, रघुवंश, जिसके बारे में वो एक स्टोरी लिखी गई थी। अब वो जो स्टोरी है वो कंपाइल होती गई अलग अलग स्टेजेस में। उसका फाइनल कंपाइलेशन 12th सेंचुरी एडी तक चला, यानी वो तो और भी आगे तक चला। जैसे महाभारत तो फिर भी 4400 एडी तक थी, ये 1200 एडी तक इसका कंपाइलेशन चलता रहा। तो इसमें इनिशियली जो ओरिजिनल रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने उसमें 6000 वर्सेस थे। फिर बाद में उसको वो वर्सेस ऐड हुए उसमें, और फिर 12000 वर्सेस आए, और फाइनली 24000 वर्सेस उसमें आए। तो फाइनल रामायण जो थी उसमें 24000 वर्सेस है। और फिर बाद में 16 सेंचुरी एडी में, यानी बाबर के टाइम पे एक एक कवि हुआ करते थे तुलसीदास करके। तो तुलसीदास ने एक रामचरितमानस लिखी, उसमें राम को बेसिकली भगवान का स्टेटस
दे दिया गया, ठीक है। और वो जो भगवान का स्टेटस राम को उसमें मिला, तब से बेसिकली राम की पूजा शुरू हुई, वरना पहले राम नाम का कोई भगवान नहीं था। यानी 14 15 सेंचुरी से पहले राम का कोई मंदिर नहीं था, उसकी कोई पूजा नहीं करता था, बिकॉज इट रिमेन्ड एन स्टोरी जस्ट लाइक एनी स्टोरी। मान लो तुमने हैरी पॉटर की स्टोरी पढ़ी, तुम उसकी पूजा थोड़ी ना करने लोगोगे, ठीक है। इट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर स्टोरी। वो उसके बाद से उसमें बेसिकली गॉडली एट्रीब्यूट्स उसमें डाले गए, एंड देन मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राम से एसोसिएटेड लीलाएं और वो बाकी की सारी जो चीजें उसमें आई वो बाद में आई, ठीक है। तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अभी हम वेद वगैरह जब करेंगे तब और भी तुमको पता लगेगा कि हाउ गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव आल्सो इवॉल्व्ड इन हिंदुइज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पुराने गॉड्स गायब होते गए, नए गॉड्स आते गए, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। So basically Hinduism is a very adaptive religion. It changes very fast. Its essence remains the same, but उसका स्ट्रक्चर कई सारा उसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स ऐड और डिलीट होते रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्ट वैदिक टाइम्स में कुछ नए टाइप्स के भी लिटरेचर्स आए, जैसे स्रोत सूत्र, ठीक है। विच स्रोत सूत्रों में बेसिकली क्या होता है, वो जो पॉम्पस सेरेमनीज होती है, देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सूत्रास, ठीक है। 3 और 4 टाइप्स ऑफ सूत्र, जैसे इसमें एक स्रोत सूत्र है, गृह सूत्रास है, सुल्व सूत्रास है। तो स्रोत सूत्रों में क्या होता है, जो पॉम्पस जो सेरेमनीज होती है, राजे महाराजाओं से एसोसिएटेड सेरेमनीज जो होती है, उनके बारे में लिखा गया है। गृह सूत्रास में लिखा गया है कि बाकी की जो चीजें होती है गृहस्थी से एसोसिएटेड, जैसे बर्थ, डेथ, शादी, ठीक है, मैरिज, और अपना जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है, यानी जैसे जो जनेऊ पहनाने की सेरेमनी होती है, उससे एसोसिएटेड जो भी मंत्र होंगे वो ग्रह सूत्रों में लिखे गए। देन सुल्व सूत्रों में लिखा, एक सुल्व सूत्र बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सोर्स सूत्र है जिसमें ज्योमेट्री का मेंशन किया गया है। तो इसमें घर कैसे बनने चाहिए, यानी घरों का डिजाइन होगा, तो उसमें ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स आ चुके थे उस समय, यानी ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं था। ये इंडिया में, खैर और भी जगहों पे ये सूत्र किसी और फॉर्म में होंगे, इजिप्ट में होंगे, चाइना में होंगे, क्योंकि उनकी भी पुरानी पुरानी मॉन्यूमेंट्स है। अब इतने बड़े पिरामिड्स वगैरह जो बनाए थे इजिप्ट ने, इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने, जो आज की डेट में भी खड़े हैं वैसे के वैसे ही, और एंड दे आर ह्यूज, पिरामिड्स आर रियली ह्यूज। तो वो बिना ज्योमेट्री के नॉलेज के तो बने नहीं होंगे, लेकिन वो नॉलेज इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था। और जो आज की डेट में सो कॉल्ड एडवांस सोसाइटीज है, वहां लोग स्टोरेज में जी रहे थे उस समय। सो इन सुलभ सूत्रों में मतलब घर बनाने कैसे है, मंदिर कैसे बनाने, इनफैक्ट उसमें फिर वास्तु का भी समावेश है कि तुम्हारा घर का फेसिंग किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, फिर अब इसमें 2 टाइप के लिटरेचर्स आते हैं, कैनोनिकल और डाइडेक्टिक। कैनोनिकल लिटरेचर मतलब जिसमें होता है कैनन्स ऑफ, यानी तुम्हारे कुछ प्रिंसिपल्स जिसमें ले किए गए कि कैसे लाइफ जीनी है। तो कैनोनिकल लिटरेचर का सबसे बेस्ट सोर्स, जो सबसे बेस्ट अगर कहीं कैनोनिकल लिटरेचर कौन सा इंडिया में अवेलेबल होगा, तो वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। तो उसमें फिर बुद्धा के कई सारे, अब एक पहले जातक कथाएं होती थी जिसमें बुद्धा के उस इस बर्थ से पहले के 550 बर्थ्स के बारे में मेंशन किया गया है ना। अब ये सारी चीजें मिथिकल लगती है सुनने में, लेकिन उसका उसमें मेंशन किया गया है 550 बर्थ्स उससे पहले के। सिमिलरली जैना टेक्स्ट जो है वो भी प्राकृत लैंग्वेज में लिखे थे, और उसमें भी वो भी कैनोनिकल कैटेगरी में आते हैं। वो कई सारे तुमको मिले वलाभी में, और बुद्धिस्ट लिटरेचर पूरे इंडिया में ही मिला, श्रीलंका में बहुत सारा मिला। देन जो बाकी के अब धर्मशास्त्रास और स्मृतिज, धर्मशास्त्रास और स्मृतिज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लिटरेचर का, बिकॉज धर्मशास्त्रों में ही मनुस्मृति आती है। तो मनुस्मृति इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ लॉज। जो लॉज यहाँ पर जिन लॉज के आधार पर सोसाइटी गवर्न होती थी, वो प्रिंसिपल्स मनुस्मृति में लिखे गए, ठीक है। और देन अनदर क्लास वाज द स्मृतिज, ठीक है।
तो ये एक्चुअली जब से मनुस्मृति आई तब से फोर फोल्ड डिवीजन जो है इसका वर्णों का, ये कंसोलिडेट हुआ है। लेकिन एक्चुअली जिस वे में उसको कंसोलिडेट किया गया वो उसका एसेंस नहीं था। देखो वर्ण सिस्टम में एज सच इनइक्वालिटी नहीं लिखी गई है, इट इज नॉट मेंट बाय इनइक्वालिटी। अब ये गीता में भी कृष्ण ये मेंशन्ड है इसके बारे में, लेकिन वो एक बेसिकली पर्सनालिटी टाइप होती है। जैसे 3 टाइप की पर्सनालिटीज होती है, रजस, तमस और सत्व। तो सात्विक, जैसे बोलते हैं ना सात्विक खाना है यानी प्योर खाना, तो सत्व, रजस और तमो, ये सतो, रजो और तमो, ये 3 गुण होते हैं। इसको गुणा थियोरी बोलते हैं। और पूरे दुनिया में जहाँ भी साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, पूरे यूनिवर्सिटीज वगैरह में, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, वहां पर जहाँ साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी की कई सारी थियरीज है। उसमें कुछ मॉडर्न थियरीज भी है, ज्यादातर मॉडर्न थियरीज है, लेकिन उसमें ये गुणा थियरी भी पढ़ाई जाती है। तो वो बेसिकली गुणों पे बेस्ड होती है। तो उसका मतलब ये है कि इंसान में वो काम करने चाहिए जो उसके पर्सनालिटी के लिए से मैच करते हैं। समझ रहे हो? तो अब जिसमें रजोगुण है, रजोगुण यानी वो राजपाट से रिलेटेड है, तो जिसमें वो रजोगुण है ही नहीं, उसने क्यों राजपाट में जाना? राजपाट में उसने जाना चाहिए जिसमें वो गुण ऑलरेडी है। ठीक है। सतोगुण तो जिसने एजुकेशन को लेना है, ठीक है, और एक अलग प्योर लाइफ रहनी है और नॉलेज गेन करना है, फिलोसोफर बनना है, तो वो जिसमें वो गुण होगा उसने उसने वो काम करना चाहिए। ठीक है। तमोगुण होता है जिसमें हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है, जैसे इसमें फिर खेतों में काम करना और ये। अब जिसमें मान लो जिसमें राजपाट करने का गुण है, उसने खेतों में क्यों काम करना है? क्योंकि वो उसके एफर्ट का वेस्ट होगा। ओके, बेसिकली उसका एसेंस इस टाइप का है, वो वैसा नहीं है जैसा उसको कर लिया गया, उसको बर्थ बेस्ड सैंक्टिटी मिल गई, उस वजह से वो बर्बाद हो गया। ठीक है। सो अदरवाइज इट इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, एंड तुम्हारा जिसमें तुम्हारा एप्टीट्यूड बनता है, और कई लोगों में ये तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनके लिए कुछ अलग प्रोफेशंस मैंडेट किए गए। सो इट हैज नथिंग टू डू विथ बर्थ। तो जो ओरिजिनल वर्ण सिस्टम है, या जो बेसिकली जो गीता में जिसके बारे में मेंशन किया गया है, वो बर्थ के बेसिस पे है ही नहीं। सो उस गीता के हिसाब से एक ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण नहीं बनेगा। ब्राह्मण बनने के लिए उसमें उसको एक्चुअली विद्वान होगा तो ब्राह्मण बनेगा, नहीं तो वो कुछ और बनेगा। लेकिन सिंस उसको वैसे नहीं रख के उन्होंने उसको बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी दे दी, और वही सिस्टम हजारों साल चला जो आज भी चल रहा है, तो उसकी वजह से वो सब बर्बाद हो गया। अगर हम ओरिजिनल उस फॉर्म में वर्ण को फॉलो करते कि लेट पीपल चूज देयर वोकेशंस बेस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड्स, तो आज इंडिया वर्ल्ड लीडर होता। आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता, हर फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, कल्चर, लिटरेचर से लेके तो पॉलिटी, हर चीज में। तो सिर्फ एक इस सिस्टम के डिस्टॉर्शन की वजह से इंडिया बहुत पीछे रह गया, और अनफॉर्चुनेटली उसको सुधरने के कोई आसार दिख नहीं रहे, वो तो और कंसोलिडेट होता जा रहा है। 21वीं सदी तक तो उसको गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। ये उसका ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है। फिर हम आगे आते हैं। अम, एक उसके अलावा एक जो लिटरेचर का बहुत बड़ा क्लास है, वो है संगम लिटरेचर, यानी वो साउथ इंडिया का लिटरेचर। उसमें 30,000, there are 30,000 lines of poetry in Sangam literature, and 8 anthologies which is known as Ettukottai. ठीक है। देन इसमें इनको हंड्रेड्स के ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है, तो उसको पुराण नुरु बोलते हैं। देन उसमें देर आर 2 मेन ग्रुप्स, तो पातेनिकिल कनक्कू है और पुट्टापट्टू, जिसमें 10 सॉन्ग्स है। पहले वाले में 18 कलेक्शंस, लोअर कलेक्शंस थी। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये संगम लिटरेचर का एक इंटीग्रल पार्ट, और संगम लिटरेचर बहुत बड़ा सोर्स है हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन का। ठीक है। तो ना संगम टेक्स्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। तो पहली बात तो ये है कि संगम लिटरेचर कैसे डिफरेंट है, तो वो है, वो ऐसे डिफरेंट है कि वो उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। सो यू कैन से दे आर सेक्युलर टेक्स्ट, दे आर सेक्युलर इन नेचर। व्हाई सेक्युलर? बिकॉज इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो फिर उसमें है क्या? तो उसमें बेसिकली जो
अलग अलग कवियों ने अलग अलग किंग्स के बारे में जो उनकी गाथाएं लिखी है, उनके सारे एडवेंचर्स, उनकी लव स्टोरीज, उनके बाकी के उससे एसोसिएटेड वो सारी पोएम्स है। और हर इसमें ऑफ कोर्स किंग्स को प्रेज किया गया है, यानी किंग्स ने कितने बैटल्स जीते वो लिखे गए। तो उसकी वजह से हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन में काफी बेनिफिट मिलता है, लेकिन सिंस उसमें नेगेटिव चीजें नहीं लिखी होती, यानी वो बायस्ड हो गए ना। यानी मान लो कि कोई किंग, अब हर किंग कोई हर बैटल जीतता थोड़ी ना, हारते भी है, तो हारे हुए नहीं लिखे होंगे। फिर कौन सा किंग कब था ये नहीं, उसमें क्रोनोलॉजी मेंशन नहीं है। लेकिन वो हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन का इतना इंपॉर्टेंट सोर्स इसलिए है क्योंकि वो एक अम, वो तुमको उस समय के बारे में बहुत सारी चीजें हाईलाइट करता है ना। उस समय सोसाइटी कैसी थी, पहली बात तो उस समय डिवीजन कैसा था सोसाइटी का, हाउ सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड, व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन एग्जिस्टेड, देन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटी वाज देयर। उस समय कोई एजुकेशन सिस्टम था कि नहीं, फैमिली का क्या स्टेटस, कैसी थी फैमिली, फैमिली सिस्टम, फैमिली और मैरिज एज अ सिस्टम कैसे, ये इंस्टीट्यूशंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा रिलीजन, एजुकेशन, हाँ ये सारा हो गया। सो ये सारी चीज़ों के बारे में उस समय के हमको हाईलाइट ये पता लगता है। और हमको ये भी पता है कि संगम लिटरेचर किस पीरियड में मेजरली कंपाइल हुआ था। तो पहले फर्स्ट 3 सेंचुरी, 3rd सेंचुरी एडी तक वो फाइनली कंपाइल हुआ था। तो हमको ये मालूम है कि वो 300-400 साल का पीरियड उसमें मेंशन किया गया। सो मेनी थिंग्स कैन बी लिंक्ड एंड वी कैन एसोसिएट मेनी थिंग्स विद दैट। ओके। सो